नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज पर हमारी खास पेशकश। मैं हूं अमित सिंह। आज बात हो रही है बाहुबली बिहार की। जी हां, बिहार में वोटर लिस्ट रिफॉर्म का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिहार में वोटर लिस्ट रिफॉर्म को रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग का यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और उसके रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल 1960 के नियम 21A का उल्लंघन करता है। एडीआर ने दाखिल याचिका में कहा कि अगर चुनाव आयोग का यह आदेश रद्द नहीं किया जाता तो यह बिना उचित प्रक्रिया के मनमाने ढंग से लाखों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर सकता है। इससे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कमजोर होगा, जो कि संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। याचिका में यह भी कहा गया कि इससे जिस तरह उचित प्रक्रिया का पालन किए बगैर कम वक्त में जो दस्तावेज और चीजें मांगे जा रही हैं, उससे लाखों वास्तविक यानी रियल वोटर्स सूची से बाहर हो जाएंगे। बिहार की सियासत में दलित और मुसलमान एक बहुत मेजर फैक्टर है। पुराने तमाम चुनावों के डेटा को अगर आप देखेंगे, उनको एनालाइज करेंगे तो दिख जाएगा कि दलित, पिछड़ा और मुसलमानों का वोट बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन वोटर लिस्ट कैसे तैयार होगी कुछ महीनों में, कैसे अक्टूबर नवंबर के चुनाव से पहले सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष, सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष। जरा प्रतिक्रियाएं सुनिए, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, हम लोगों की चिंता है कि वोटर्स के नाम जो है हटाए जाएंगे, वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे, फिर राशन के लिस्ट से हटाए जाएंगे, फिर पेंशन के लिस्ट से हटाए जाएंगे। हम सब लोगों ने कई बातों को, प्रश्न को इलेक्शन कमीशन से साझा किया है। जो प्रश्न हमने आप सब लोगों के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है, हमको लगता है कि 25 दिन में, अभी भी देखिए बारिश हो रहा है, कई जगह नदी का लेवल बढ़ रहा है, मानसून है, टाइमिंग को लेके हम लोगों ने सवाल उठाए हैं कि एकदम 25 दिन में ये पॉसिबल है ही नहीं कि 8 करोड़ वोटर्स लोगों को जो है, जो फिर से जो वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी हो रही है, पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो 4 से 5 करोड़ बिहारी जो बाहर रहते हैं, उनके लिए आप क्या कीजिएगा? अगर वो आना भी चाहे अपना टिकट कटा करके, तो अपना पैसा लगाएंगे, सरकार तो देगी नहीं। टिकट कंफर्म होगा रेलवे का? क्या क्षमता है इंडियन रेलवे के पास कि 4 से 5 करोड़ जो मतदाता है उसको बिहार लाने की व्यवस्था कर पाए? ये बड़ा सवाल है। हमने इलेक्शन कमीशन से साफ मांग की गई है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको और सरल बनाया जाए। जैसे आप आधार कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप जॉब कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड इंक्लूड कीजिए। आम जनों के पास यही सारी चीजें होती हैं, जो डॉक्यूमेंट होता है। जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो बिहार और बिहारियों के पास नहीं है। तो हमको लगता है कि 70 से 80% तो प्रॉब्लम सॉल्व तब हो जाएगा जब आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड को ये इंक्लूड करे। जो लोग मुझसे आग्रह करें, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप लोग भी आगे आइए, सिर्फ इसको राजनीतिक विषय मत बनाइए। ये एक सैनिटाइजेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी प्रक्रिया का पालन करना समय समय पर पालन होता भी रहा है और करना जरूरी भी है। आपको इस बात को सुनिश्चित करना है कि जो सही आपके वोटर हैं, सिर्फ उन लोगों को मतदान का अधिकार मिले। कई बार देखा गया है जिनका निधन हुए, दशकों बीत गए, उनके नाम पे भी पर्चियां कट रही हैं। कई बार देखा जाता है कि जो स्थानीय नहीं है उनके नाम पर भी, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में है। तो ऐसे में एक ऐसी प्रक्रिया और जिसको जितना सरल हो सके बनाने का प्रयास किया गया। पर अगर उसके बाद भी जिस तरीके से हम लोग के पास भी अगर कोई आता है तो हम लोग पूरी तरीके से प्रशासन से बातचीत कर कर उसकी मदद करने का प्रयास करते हैं। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी। तेजस्वी यादव आग बबूला हैं, 8 करोड़ वोटर्स हैं, कैसे 1 महीने के अंदर सबकी गिनती हो जाएगी। जो बिहारी भाई बिहार से बाहर रहकर नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी गिनती कैसे होगी? बड़ा सवाल ये कि जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो क्या करेगा?
बड़ा सवाल ये कि आधार को क्यों अलग किया गया, मनरेगा को क्यों अलग किया गया। 11 लिस्ट सरकार ने दी है, जिसके हिसाब से अगर वो आप नहीं दिखाते हैं तो आप वोटिंग लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, विवाद बड़ा होता जा रहा है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने इसे लेकर याचिका भी लगा दी है। स्वागत कीजिए राहुल आनंद का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है। शाहान परवेज आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के। सैफ खान साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। सैफ भाई बहुत बहुत स्वागत है। शाहान आपका बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा सैफ खान के पास। सैफ भाई, जो वास्तविक दिक्कत है उससे कोई भाग नहीं सकता। आपने आधार को हटा दिया, आपने मनरेगा को हटा दिया। जो 11 लिस्ट दी गई है, बहुत सारा जो वोटर है, मतदाता है, दलित है, पिछड़ा है, तमाम जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उसका कोई रास्ता तो निकालना चाहिए था। 1 महीने के अंदर आपने बता दिया। जो बिहारी बाहर रहते हैं वो क्या करेगा? वो तो गायब होगा वोटर लिस्ट से। सैफ खान, पहले अवार्ड्स मिलते थे, आपको याद होगा कि 2014 से पहले इलेक्शन कमीशन को जो है अवार्ड्स दिए जाते थे। और 2014 के बाद जो है इलेक्शन कमीशन जो है हर किसी गिराव में जो है उसके खिलाफ जो शिकायतें दर्ज होती जा रही हैं। और हमने लगातार देखा सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका हो या हर पॉलिटिकल पार्टी, जो 48 पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ऑलरेडी जो है जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है। तो ये हमने जो ये देखने को मिला। अब ये इलेक्शन कमीशन ने क्यों किया, ये पैरामीटर्स क्यों गाइडलाइन लेके आए, उसकी कोई सूची, उसकी कोई जानकारी दे। कोई जानकारी जो है जरूरी नहीं समझी इलेक्शन कमीशन ने जनता को देने के लिए कि ये क्यों हो रहा और कैसे करेंगे, इसकी भी जानकारी कोई जो है नहीं दी गई। बल्कि ये तक तो नहीं बताया गया कि कितने जो बूथ हैं और कितने ब्लॉक्स हैं उसमें कितने लोगों को जोड़ेंगे या कितने लोगों को जो है वो हटाएंगे। इसका भी कोई आकलन जो है सामने नहीं है। साफ साफ सी बात है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि बन के सामने आ रहे हैं। जैसे ईडी, सीबीआई, वैसे जो है अब इलेक्शन कमीशन, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को अपना ऑफिस यहाँ से डिसॉल्व करके भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत बड़े महल बने हुए हैं अब ऑफिस उसमें जो है शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब वो उसी का एक विभाग जो है वो लगता है। जैसे पैरामीटर्स वो जनता के सामने और जनता प्रतिनिधियों के सामने लेके आए और पॉलिटिकल पार्टीज के सामने लेके आए कि भाई मुलाकात करने के लिए भी वही चूज करेंगे या 2 ही लोग जो है वो आएंगे जो पॉलिटिकल पार्टी से, वो भी उनकी डिमांड के ऊपर जो है कि वही सिलेक्शन का वो करेंगे कि नहीं भाई यही लोग होने चाहिए जो मुलाकात होने चाहिए, या तो पार्टी प्रेसिडेंट होने चाहिए, ये होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं तरीके से जनता के जो सबसे पहले वोट खत्म करने के लिए या उसे बढ़ाने के लिए जो चाल भारतीय जनता पार्टी और जो इलेक्शन कमीशन चल रहा है, ये अब मुझे लगता है देश के सामने हर पॉलिटिकल पार्टी के सामने आ चुकी हैं। ये सच्चाई जो है, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें या आने वाले बिहार की बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कहीं घटाव हो रहा है तो कहीं बढ़ाव हो रहा है। और फायदा कहाँ हो रहा है वो मैं आपके नेक्स्ट भाग में जो है पर बूथ और ब्लॉक वाइज बताऊंगा कहां कहां पे कितने कितने वोट परसेंटेज कम किए गए और कहां कहां पे वोट परसेंटेज बढ़ाए गए जो भारतीय जनता पार्टी को जो है बेनिफिट हुआ। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें या बाकी के उत्तर प्रदेश की बात करें या दिल्ली की बात करें, या हो सकता है कि बिहार में भी जो ये सब हमें देखने को मिल रहा है वो इसलिए ही मिल रहा है।
जाकर घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करना। राहुल आनंद जी देखिए अमित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा पे जितनी भी चर्चाएं हो जी, वो शायद मुझे लगता है कम है बिना प्रैक्टिकल किए जी। और अगर प्रैक्टिकल करने के लिए अगर सारी राजनीतिक पार्टियां अगर सक्षम होती और मजबूती के साथ अगर विपक्ष अपने स्वभाव में कुछ बदलाव कर पाता तो मुझे लगता है ये काफी बेहतर होता आज यहाँ बैठने के बजाय। जो ये आरोप प्रत्यारोप की जो बातें चल रही है जी, ये निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि न नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी वाली बात है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इच्छा शक्ति है वो प्रमाणित नहीं करता विपक्ष का कि उनको बिहार के वोटरों से बहुत ज्यादा मतलब है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अगर इनको मतलब होता तो इनकी जो रणनीति बनी होती है चुनाव में जाने के दरमियान, जो बूथ लेवल पे इनके अध्यक्ष तैनात होते हैं, फिर सेक्टर इंचार्ज होते हैं, उसके बाद आपको मंडल अध्यक्ष होता है, मंडल की पूरी कार्यकारिणी होती है, उसके बाद जिला अध्यक्ष होता है, जिला की पूरी कार्यकारिणी होती है। अगर इतने सारे टीम हैं तो उनको सबको पता होता है कि किस मंडल में किस वार्ड में कितने वोट हमारे हैं और कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, कितने लोग रजिस्टर्ड नहीं है। ये वास्तविकता रूप में पता होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी से आता हूं और भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ है। और ठीक उसी तरह कट कॉपी पेस्ट वाली जो पार्टी हमारे सामने मौजूद है अब वो भी लगभग उसी तरह के सिद्धांतिक फंडे को अपना रही है। तो ये कहना, क्योंकि इनको दर्द इस बात का है क्योंकि आज तक इन्होंने एमओआई समीकरण की राजनीति की है और बाहर से जो मिलता था वो इनके लिए दही में जोड़न का काम करता था। इसीलिए ये जो बेचैनी है वो इसी दरमियान देखने को मिल रही है कि इनको लग रहा है कि जो हमारे कोर वोटर हैं, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ, वो हट जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, सैफ भाई मैं आ रहा हूँ। वोटर पुनरीक्षण जो बोलिए राहुल बोलिए। एनडीए के जो वोटर होंगे उनके भी तो नाम कटेंगे जी। मैं आपको एक ताजा उदाहरण दे रहा हूँ। आज बीएलओ मेरे दरवाजे पर दस्तक दिया। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं, 3 लोगों का नाम है, 1 का नाम नहीं है। हाँ। तो क्या मैं विचलित हो गया? उसके लिए मैंने पूछा कि आगे का क्या प्रोसेस है, तो कहा कि 4 अगस्त के बाद हम लोग जो छूटे हुए लोग हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे। तो ये आपकी तत्परता होनी चाहिए, ये आपकी समझदारी होनी चाहिए, ना कि दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से अच्छा है कि आप पहले अपने होमवर्क को तो करिए। अपनी जवाबदेही लेने को कोई तैयार नहीं है, केवल ये बयान वीर बन रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि ये स्वतंत्र भारत में किसी के पास निवास प्रमाण पत्र ना हो, किसी के पास उम्र का प्रमाण ना हो, किसी को अगर बात करें जो बारिश हो रही थी तेजस्वी यादव जी की मैं बातों को सुन रहा था, अगर उसकी बात करें तो स्थानीय स्तर पे गांव की बात करें तो गांव का जो सरपंच है, गांव का जो मुखिया है, ऐसा तो नहीं है जो अगर बाहर गए हैं कमाने के लिए तो उनके घर का कोई सदस्य तो बिहार में होगा कि सब चले गए होंगे। उनके पास स्थानीय प्रमाण पत्र, गवाह या ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। या भंसावली कि आपके परिवार में कितने कितने सदस्य हैं, कैसा कैसा है, कौन कहाँ जाता है, क्या कर रहा है। ये तो एक पुराना जो चलन है उसी को दोबारा चलन में लाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है राहुल, मैं अभी आरजेडी के पास जाऊं, सैफ खान मैं आपके पास आ रहा हूं। शान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शान? ठीक है शान, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चुनाव आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश, वो कह रहे हैं कि डेटा 22 साल पुराना है। अब 22 साल 2003 में आखिरी मर्तबा वोटर लिस्ट में करेक्शंस हुए थे, 22 साल पुराना डेटा है। अब जब चुनाव आयोग कह रहा है कि वो कर सकते हैं, चुनाव आयोग अगर कह रहा है कि हम कैपेबल हैं, फिर ये डर क्यों है? अगर वोट, राहुल आनंद ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि अगर वोट कटेगा, ऐसा तो नहीं कि सारा दलित आपको ही वोट करता है, सारा पिछड़ा आपको ही वोट करता है, सारा मजदूर वर्ग कांग्रेस और आरजेडी को ही वोट करता है, ऐसा तो है नहीं, सारे मुसलमान आपको ही वोट करते हैं। अगर वोट कटेंगे तो बीजेपी के भी कटेंगे। अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि वो कर लेगा 1 महीने में, तो इतना हो हल्ला क्यों मच रहा है? शाहन, पहली बात की जी शान, आपकी आवाज़ मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। अभी आपकी आवाज़ आ रही थी, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। लेकिन निरंजन पोद्दार मेरे साथ। निरंजन जी, जो आवाज मिल रही है? हाँ, अब आवाज़ आ रही है शान, आवाज़ आ रही है। सवाल आपने मेरा सुन लिया? हाँ, बोलिए। आपका सवाल बिल्कुल क्लियर है। मैं आपके सवाल में 2-3 बातें मुझे समझ में आई कि आपके पूछने का संदर्भ क्या है। जी।
इलेक्शन कमीशन के वोटर लिस्ट को पुनः उसको प्रकाशित करना या उसको रिफ्रेश करना या फिर से डेटा कलेक्ट करना, इसके ऊपर संदेह कोई किसी पार्टी ने नहीं खड़ा किए। जी जी, आपका प्रोसेस है, आपका काम है, आप करें। हमने कहा कि केवल टाइमिंग पर सवाल हुआ। अभी पूरा देश जानता है कि बिहार में चुनाव 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद होने वाला चुनाव है। जी, नवंबर में चुनाव हो जाएंगे बिहार में। जी, तो क्या ये समय सही है कि आप जुलाई में ये फरमान छोड़ रहे हैं कि हम नवंबर में, अभी आपको चैलेंज करना होगा कितने लोगों का नाम आएगा, कितने लोगों का नाम नहीं आएगा। और फिर अल्टीमेटली आपने क्यों कहा कि इस डेटा में आधार कार्ड मायने नहीं है? अभी बताएं कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? कोई मुझे बता दे कि बिना आधार कार्ड के जन्म प्रमाण पत्र बनेगा? नहीं तो कोई और बता दे कि बिना आवासीय जाति बिना आधार कार्ड के बनेगा तहसील में? तो जब आधार कार्ड से ही सारा डॉक्यूमेंट्स को बनाना है तो फिर आधार कार्ड को आपने क्यों साइड किया? और सरकार जो आधार कार्ड के ऊपर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं प्रत्येक व्यक्तियों को, तो क्या वो आज ये पता चल रहा है हम लोगों की वो आधार कार्ड इनवैलिड है? आपने कहा कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन हमने दिया आधार कार्ड के माध्यम से प्रत्येक नागरिकों को। फिर हमने बीच में सुना कि आधार कार्ड को स्मार्ट कार्ड में बदला जाएगा। जी, प्रत्येक व्यक्ति का सारा डेटा आधार कार्ड के अंदर छुपा के रखा आपने। और आज आप कह रहे हैं कि जब पेपर देने की बात होगी तो आधार कार्ड अमान्य हो जाएगा। तो पहली पॉइंट कि आपकी टाइमिंग पर हम लोगों को संदेह हुआ, और आपकी जो पेपर मांगने की मंशा है हम लोगों को संदेह उसके ऊपर हुआ। हमने और हमारी पार्टी ने और हमारे गठबंधन के किसी साथी ने, अमित जी, अभी तक ये बात नहीं कहा है कि किस जात का वोट कटेगा, किस जात का वोट नहीं कटेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले से तय कर लिया कि किसका काटना है। ये इलेक्शन कमीशन ने पहले तय कर लिया भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कि किस लोगों का वोट काटना है, किन जातियों का वोट काटना है। अब उसमें नाम सामने आ रहा है, मुझे आज पता चल रहा है आपके चैनल के माध्यम से कि उसमें मुसलमानों का वोट कट रहा है और उसमें दलितों का वोट कट रहा है। बिल्कुल कटेगा। आप सोचिए कि ज्यादातर मुसलमानों नहीं, हम लोगों को तो नहीं पता था। हम लोग तो ये जानते थे, हम लोग तो ये जानते थे कि सभी लोगों का कटेगा। जी, हमने ये बोला कि वैसे सभी बिहारियों का कटेगा जो प्रवासी हैं। जी, हमने बोला वैसे सभी बिहारियों का कटेगा जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। वैसे सभी बिहारियों का कटेगा जिनके पिताजी का 2003 के वोटर लिस्ट में नाम किसी भी कारण से नहीं जुड़ पाया होगा। तो क्या ये मान लिया जाए अमित जी कि अगर 2003 के, एक और सवाल मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं। जी, 2003 के डेटा को आप फाइनल मान रहे हैं कि आपके परिवार का कहीं ना कहीं नाम 2003 के डेटा में आना चाहिए, 2003 की वोटर लिस्ट में आना चाहिए। क्या आप ये मानते हैं कि 2003 का जो वोटर लिस्ट था उसमें कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जिसका सबका नाम छूटा हुआ होगा? क्या पूरे देश में, पूरे भारत के सभी लोगों का नाम 2003 के डेटाबेस में आ गया था? नहीं, मैं आपको एक बात और बताता हूं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, जो मेरी रिसर्च है मैं उसके मुताबिक आपको बताता हूं। पिछड़ा वर्ग करीब 27.5% बिहार में है। पिछड़ा वर्ग में बहुत सारे परिवार हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको इन कागजों की, इन पेपर्स की वैल्यू नहीं पता है। राहुल आनंद तर्क दे रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं बता रहा हूं किन के वोट करेंगे। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिहार में है, जो मुश्किल से 2 वक्त का खाना इकट्ठा कर पाता है, वो कहां से 10वीं का प्रमाण पत्र लाएगा, वो कहां से घर के कागज लाएगा, वो कहां से पासपोर्ट लाएगा। मतलब 11 डॉक्यूमेंट दिए हैं सरकार ने। लेकिन आपका तर्क बिल्कुल सही है कि जब सब कुछ आधार से ही बनना है तो आधार को अमान्य क्यों किया। उसके अलावा देखिए, अनुसूचित जाति जो दलित हैं 19% हैं। इनमें भी बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिनके पास कागजात नहीं होंगे, बीजेपी चाहे कितना भी दावा करे। तो मेरा डेटा यह कहता है कम से कम 40% जो वोटर्स हैं वो हैं जो रडार पे रहेंगे, उनके पास पेपर्स नहीं है। उनमें से करीब 25% लोग तो माइनस हो जाने वाले हो, चाहे वो किसी के वोटर हो। मैं ठीक है, मैं आऊंगा, मैं आपके पास आ रहा हूं। शान, समझ गया। मैं निरंजन पोद्दार के पास हूं। निरंजन, जो तर्क विपक्ष दे रहा है और सैफ खान भी कह रहे हैं, शाहन परवेज भी कह रहे हैं, ये
एक डेटा, अगर कोई भी डेटा एनालिस्ट होगा वो तो बता ही देगा ना कि भाई अब दलित, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति जो है बिहार की, अब उनसे ये अपेक्षा कैसे कर सकते हैं उनके पास सारा कागज हो। मनरेगा आप मान नहीं रहे हैं क्योंकि मजदूर जो वर्ग है वो मनरेगा के जरिए उसके खाते में पैसा जाता है, मनरेगा आपने हटा दिया। मजदूर वर्ग बैंक अकाउंट खोलता है आधार के भरोसे, आधार आपने हटा दिया। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने पेपर्स नहीं दिए, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो इस तरह के हैं कि कम पढ़ा लिखा और दलित पिछड़े लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल तो आएगी। निरंजन पोद्दार। सैफ खान, मैं आपके पास आ रहा हूं। अमित जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही सर, बाबुलंद आ रही है, बताइए। हाँ, देखिए अमित जी, ऐसा है, हमारे यहाँ देहाती में कहावत है कि कुछ लोभ उठा और कुछ लुहार बूठा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आप जो अब हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, इसके अंदर मैं दो तीन पहलुओं के ऊपर, दो तीन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करूंगा। पहला बिंदु, चुनाव आयोग। निश्चित रूप से देखिए, एक प्रश्न उठता है कि जब बिहार के अंदर चुनाव आयोग को पता था कि 2020 के अंदर चुनावों के बाद में 2025 के अंदर बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे जी, तो 5 वर्ष के अंदर इसकी सतत प्रक्रिया क्यों नहीं चालू की गई? जो वो जिस तरीके से वहां पे जो सूची को नवीनीकरण कर रहे हैं, तो इसकी प्रक्रिया 5 वर्ष तक क्यों नहीं की गई? चुनाव जब सर पे आ गए, चुनाव जब दरवाजे पे आकर के खड़े हो गए, तो 1 महीने 1.5 महीने आपको पता नहीं है इसके अंदर हमारी जो सरकारी मशीनरी किस तरीके से काम करती है। 500 रुपए के अंदर आप किसी का भी नाम कटवा लीजिए, 500 रुपए में आप किसी का भी नाम चढ़वा लीजिए। कौन इस बात से इनकार कर सकता है? इतनी ईमानदार आपकी सरकारी मशीनरी है क्या? पहली बात। अब इसकी अगर जड़ में जाएंगे तो आपको ये चीज दिखाई देगी कि कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए जो कारण ही आप सबसे बड़ा आपको विषय लगेगा। और कारण क्या है कि चुनाव आयोग की अपने आप में एक टीम है, लेकिन उसका जो धरातल पर जो कार्य करती है, संपन्न करती है, वो सरकारी मशीनरी यानी कि राज्य की जो मशीनरी है, उसके अंदर शिक्षक हैं, उसके अंदर ग्राम विकास अधिकारी हैं, उसके अंदर यानी कि जो तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी हैं वो लग करके उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो भाई आज तक देश 75 वर्ष की आजादी के बाद में चुनाव आयोग की अलग से कोई टीम क्यों नहीं बन रही, अलग से कोई मशीनरी क्यों नहीं बन रही? अब जब आप स्कूली शिक्षकों को जब आप 5 वर्ष के लिए इसमें लगा देंगे तो फिर स्कूल के अंदर शिक्षा कौन देगा? इसलिए चुनाव आयोग की मजबूरी ये होती है कि जब चुनाव आता है तो उसके 2 महीने 3 महीने पहले उन कर्मचारियों को अपनी टीम में लेते हैं और उनको इतना काम सौंप देते हैं कि वहां पे फिर वो जिसको कहते हैं कागजों का पेट भरना, यानी कि जिसको कहते हैं जबानी जमा खर्च होता है वहां पे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा ये मानना है कि जब आज वोट के लिए, चुनाव के लिए जब राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ जनता इतनी जागरूक हो गई कि अपने वोट की कीमत समझने लग गई, तो इसका सबसे पहली प्राथमिकता केंद्र सरकार की होनी चाहिए कि चुनाव आयोग को एक अलग से स्वतंत्र उसकी एक मशीनरी तैयार करवाए और 5 वर्ष किसी भी राज्य के अंदर वो मशीनरी काम करे। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो अभी पहले भी प्रश्न उठा, देखिए निश्चित रूप से मैं इस बात का इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं कि जब केंद्र सरकार उसी आधार कार्ड के आधार पे आपका बैंक अकाउंट खोलती है, उसी आधार कार्ड के आधार पे आपको इस देश का टैक्स पेयर बनाती है, उसी आधार कार्ड के आधार पे आपको इस देश का लाभार्थी वर्ग बनाती है, तो आप उसके आधार पर सरकारी अनुदान ले सकते हैं। आप उसके अंदर प्रधानमंत्री निवास के अंदर आप 2.5 लाख रुपया ले सकते हैं, लेकिन आप वोट नहीं कर सकते। निरंजन पोद्दार, आप गॉट योर पॉइंट। निरंजन पोद्दार, ठीक है, थोड़ा छोटा रखते हैं। मैं आऊंगा निरंजन भाई, मैं आऊंगा। सैफ खान, आई हैव अ डेटा फॉर यू। यादव करीब 14.5% हैं बिहार में, मुस्लिम 17-18% के आसपास है, हरिजन, मोची, रविदास, चर्मकार करीब 5.5% हैं, पासी करीब 1% और मल्लाह जाति 3%, मिलाकर 40% के आसपास होता है। मैं कह रहा हूं, मैं नहीं मान रहा हूं कि सारे वोट इंडिया गठबंधन के, आरजेडी के और कांग्रेस के, बीजेपी के भी कटेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। नुकसान होने वाला है। सैफ खान, देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं आमिर, जो है आजकल जो इलेक्शंस हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि आपको इस इलेक्शन के ऊपर क्या भरोसा हुआ। मेरे ख्याल से हर कोई जो है ना संतुष्ट होगा, क्योंकि डेटा के लिहाज से। मैं आपको एक एग्जांपल अगर देता हूं मेरठ का, मेरठ में 61,365 वोट से बीजेपी वोट जो है वो डिलीट हुए। राइट। भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं वो 10,585 वोट से जीते।
राइट। आप अगर बूथ की बात कर लें 206, 206, 304 और 305, 27% यहाँ पे फेक वोट जो है दिखाए गए। और इन तीनों पोलों से, इन तीनों बूथों से भारतीय जनता पार्टी के मैक्सिमम वोट जो है निकल के सामने आए। ये खुद पूनम अग्रवाल बीएलओ जो है वो कह रही थी, जो फॉर्म 6 साइन करके जो है पहले वेरिफिकेशन किया जाता था, वो जो है बल्क में उनको साइन करने के लिए पूरी पेपर दिए, क्योंकि ऊपर से आदेश आए हुए थे। और यही बात मयंक तोमर ने 305 के जो बीएलओ के ऑफिसर थे उन्होंने बताई गई। तो हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे 2017 में 1.6% की वोटिंग हुई हो, अब वहां पे 43% की अचानक जो है वोटिंग हो जाती है। राइट। तो कहीं जो है एग्जांपल मैंने अभी आपको मेरठ का दिया, अब आ जाते हैं दिल्ली में जो है एक जगह की अगर बात खास की बात करता हूं तो वहां पे 92 वोट जो है वो डिलीट हुए। उन 92 वोट्स की जो डिलीट हुए वहां पे 90 उसमें से 90 मुस्लिम्स थे और 2 जो थे अन्य वर्ग के थे। तो 90 मुस्लिम्स पे तो वोट तो आपने यहीं से काट दिए थे। मैं एक स्पेसिफिक जगह की बात कर रहा हूँ। और यही फिर जो है बताया गया, आप चाहे दिल्ली के आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी की बात करते हैं, यही बात उन्होंने रखी थी। चाहे इलेक्शन कमीशन के आप ईवीएम की बात कर लें, कहीं जो भरोसा है लोगों को, जो है पहले जो भरोसा था इलेक्शन कमीशन के ऊपर वो आज जो है बीच में से हटता जा रहा है हर किसी के सामने। आप जो है कहीं कब्रिस्तान में जो है ईवीएम मशीन पाते हैं, कहीं होटलों के कमरों में ईवीएम मशीन पाते हैं, कहीं ना कहीं आप महाराष्ट्र में 70 लाख फेक वोट की बात हो रही है। आप समझ सकते हैं कहीं जो है यानी आप हिमाचल की आधी पॉपुलेशन से ज्यादा की बात कर रहे हैं कि 5 महीनों में इससे ज्यादा पॉपुलेशन जो है बढ़ा दी गई। तो या तो ये सबसे पहले आज हमारी डिमांड जो ये भी है, साथ साथ में सिर्फ यही नहीं है, डेली डैशबोर्ड सामने जनता के लेके आए जिसमें साफ साफ बताए कौन से ब्लॉक में, कौन सी विधानसभा में और कौन से जिले में कितने वोटर जो हैं जोड़े हैं और कितने लोग जो हैं वो कटे हैं। ठीक है, तो जनता के सामने। ठीक है सर, मैं राहुल आनंद के पास जा रहा हूँ, बीजेपी प्रवक्ता। कि भाई जो है इतने लोगों का नाम जो है काटा गया है, इसलिए कि ये रीजन है। कुछ तो आप जो है ट्रांसपेरेंसी जनता के सामने रखेंगे या अपनी मनमानी करेंगे। अब मनमानी करने का जो तरीका भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हमें देश को दिखाया है, सबसे पहले ईवीएम को ना बैन करके खुद आडवाणी जी। ठीक है सैफ, I'll come to you. 2009 में सैफ, I'll come to you. राहुल आनंद, देखिए राहुल आनंद, ऐसा नहीं है कि जनता और पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इंडिया गठबंधन को माइनस भी कर दें इस विवाद से, चलिए उनका राजनीतिक मोटिव हो सकता है, बिहार में चुनाव है, लेकिन एक सामान्य जनमानस के लिहाज से देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद कर लेते। ऐसा क्या, इतनी जल्दी क्यों थी? दूसरा, टाइमिंग को लेकर सवाल जो बिल्कुल वाजिब है, जो भी विपक्ष कह रहा है टाइमिंग को लेकर बिल्कुल वाजिब है कि इस वक्त बिहार की क्या स्थिति होती है। मैं कई बार बिहार में गया हूँ फ्लड कवर करने, मुझे पता है वहाँ क्या हालत होती है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि ये जो 40% का स्लैब है वोटर्स का, ये बहुत क्रूशियल है आरजेडी के लिए और कांग्रेस के लिए। मैं कहता हूँ सीधे आरजेडी की बात करते हैं, आरजेडी के लिए बहुत क्रूशियल है। जेडीयू का भी बहुत सारा उसमें हिस्सा आता है जिसमें दलित पिछड़ा जेडीयू को भी वोट करता है, बीजेपी को सवर्ण बड़े पैमाने पर बिहार में वोट करते हैं राहुल। लेकिन ये टाइमिंग ठीक नहीं है राहुल, टाइमिंग ठीक नहीं है मुझे लगता है। राहुल अमित जी, आपके चैनल के माध्यम से अगर विपक्ष को एक संदेश देना चाहूं तो यही दिया जा सकता है कि चीते की चाल और संविधान की ताकत पे संदेह नहीं करते, क्योंकि जिस तरह का आपने संदेह किया है तो आप सैफ खान आप भी तैयार रहिएगा अपने जुमलों के साथ, मैं आऊंगा। आप हमें रोक सकते हैं, आप हमें रोक सकते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब संविधान अपनी ताकत के अनुसार आजमाता है तो निश्चित तौर पे जो पेट में दर्द होता है ये नजर आता है। आज विपक्ष की जो स्थिति हो गई है, कैसी हो गई मैं आपको बताता हूं। आज विपक्ष की स्थिति हो गई है वो पुराने जमाने के गाने की तरह हो गई है कि पन्ना की तमन्ना है हीरा मुझे मिल जाए। आप ये जो ये जो पन्ना है जो हीरा लेना चाहता है, जो उनके वोटर है, उसके लिए जो सैफ में आ रहा हूं, सैफ आई कम टू यू, सैफ में आ रहा हूं, लेट हिम कंप्लीट वन। जो अपने आप को रखने के पक्ष को रखने की जो तमन्ना कर रहा है, निश्चित तौर पे ये चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, इन्होंने किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कुछ आंकड़े के तहत आपके सामने कुछ चीजों को रखना चाहता हूं। देखिए, पूरे भारत में 2024 की बात अगर हम बात करें, 2024 के चुनाव में तो लगभग 2 करोड़ 22 लाख वोटर जुड़े थे, जिसमें से लगभग 0.2 करोड़ युवा मतदाता थे। अगर आप बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में 8% बढ़े थे, कुछ जगह पे देखा गया था 20% भी बढ़े थे। दिल्ली की बात करें तो ये चुनाव
ये जो विधानसभा का चुनाव था उसके पहले लगभग 4 लाख वोटर बने, देहरादून में लगभग 1.23 लाख बने, लुधियाना वेस्ट में डाटा बढ़े 1.74 लाख है। देखिए ये मैंने बढ़ने की बातें बताई, अब घटने की बातें मैं बताता हूं। तेलंगाना में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। 30,000 डुप्लीकेट वोटर्स को हटाए गए हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में लगभग 17 लाख नकली वोटर्स की पहचान की गई है। फारुखाबाद यूपी की बात करें तो 72,700 किया गया है। मेरठ की बात करें तो 27% नकली पते पे वोटर कार्ड रजिस्टर्ड हुए हैं। इस तरह के लगातार ऐसे कई उदाहरण हैं जो देखने को मिल रहे हैं। और दिल्ली की बात कीजिए अगर तो 24-25 में लगभग 25% फर्जी वोटर घटे। तो ये जो कार्यक्रम है ये तो लगातार होता चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिनको ये आशा था उनके लिए अगर एक लाइन बोले तो ये बोलेंगे, जो मान चुके हैं, जो विपक्ष मान चुका है, जो तेजस्वी यादव जी इंडिया अलायंस के जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है उनके लिए है कि मेरा सुंदर सपना टूट गया, बेदर्द जमाना जीत गया, मैं मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में अपना सब कुछ भूल गया। जी शान मैं अरे सैफ आई कम टू यू। शान परवेज, देखिए बीजेपी तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। राहुल आनंद के तर्क बहुत हैं टाइमिंग को लेकर, ही सेइंग कि नहीं बिल्कुल टाइमिंग की प्रॉब्लम नहीं है। वो एग्जांपल्स भी दे रहे हैं अलग अलग राज्यों में, और सैफ भी डेटा के साथ आए थे। सैफ का डेटा भी बहुत क्रेडिबल है बिकॉज आई नो दैट डेटा, मैंने वो स्टडी किया है। लेकिन शान बड़ी बात यह है कि अब तो कुछ हो नहीं सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में एडीआर नाम की एक गैर सरकारी संस्था ने एक पिटीशन दाखिल किया है। वो चाहती है कि चुनाव आयोग का यह फैसला रद्द कर दिया जाए। वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट का संज्ञान है, वो करे ना करे, लेकिन मामला फंस तो गया है ना। देखिए अमित जी, यहाँ मैं कह रहा हूं कि जुमलेबाजों की सरकार है जी। और पूरी बिहार और देश जानता है इस बात को कि जब ये चुनाव जीत नहीं पाते तो ये इलेक्शन कमीशन का सहयोग लेते हैं, सीबीआई का सहयोग लेंगे, ईडी का सहयोग लेंगे। और जो संवैधानिक संस्थाओं का इन्होंने तार करने का काम किया है उसका मुंहतोड़ जवाब बिहार की जनता 2025 के इलेक्शन में इनको देने जा रही है। अब पेट में दर्द इस बात का हो रहा है कि हम तो जीत नहीं पाएंगे। अब अमित जी, आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने बिहार को चप्पा चप्पा देखा है, समीकरण आपने साध लिया और समीकरण साध के आपको समझ में आ गया कि वोटर किस तरफ ट्रेंड कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार की रिजल्ट क्या आ रही है, आने वाले दौर का मुख्यमंत्री कौन होने जा रहे हैं? भाई रिजल्ट तो मुझे अभी पता है, आप कहिए तो मैं बता दूं। तो उसके बाद अब सबसे बड़ी बात है कि अब उसमें बेईमानी कैसे किया जाए, उसके लिए इन्होंने तर्क लगाया है कि भाई हम वोटर लिस्ट अमेंडमेंट करेंगे। मैं चुनौती देता हूं इलेक्शन कमीशन को कि 3 महीने में कभी आपने किया है क्या? भारत के इतिहास में 1.5-2 महीने में वोटर लिस्ट का संशोधन हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ, हिस्ट्री में तो नहीं हुआ है। कभी हुआ है तो बताइए आपकी हुआ है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आप इलेक्शन कमीशन की भाषा क्यों बोलते हैं? हमने ये नहीं कहा कि किसका वोट कटेगा, हमने ये कहा कि बिहारियों का वोट कटेगा। और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कह दिया कि क्यों बिहार का ही लोक सर्टिफिकेट दिखाएगा आपको। और 9 तारीख को याद रख लीजिए अमित जी, चप्पा चप्पा जाम रहेगा। ये मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के मनमानी के खिलाफ हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने आह्वान कर दिया है। 9 तारीख को बिहार का चप्पा चप्पा जाम कर देंगे और एक भी वोट वोटर लिस्ट से कटने नहीं देंगे, इसकी गारंटी देते हैं आपको। ठीक है। ये मोदी जी अपनी बातों पे बैकफायर करने में इनको डिग्री हासिल हो गया। इन्होंने नोट चलाया, वो वापस ले लिया। इन्होंने आधार कार्ड बनवाया, वो कह रहे वैलिड नहीं है। तो सरकार कब कितना यू टर्न मारेगा, सरकार का कोई नीति नहीं है, कोई नैतिकता नहीं सरकार की बची है, कोई नीति नहीं सरकार की बची है। सरकार केवल बेईमानी से कुर्सी कब्जा करके बैठा है। आपने देखा होगा, महाराष्ट्र की बात कही सब मित्रों ने। महाराष्ट्र चुनाव का क्लोज होने के टाइमिंग क्लोज होने के बाद इलेक्शन कमीशन डेटा नहीं दे पाया कि कितना % पोलिंग हुआ है। और अचानक से पोलिंग परसेंटेज कुछ और रिजल्ट ने काउंटिंग कुछ और % पे, और भारतीय जनता पार्टी के एलआई सत्ता में आ गए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। 2024 का लोकसभा चुनाव आप नहीं भूल सकते हैं।
इलेक्शन कमीशन ने बंद होने के बाद तक डेटा एग्जैक्ट डेटा जारी नहीं किया, और 3,000 और 5,000 और 10,000 वोटों से सीट जीती भारतीय जनता पार्टी और उसके अलावा साथियों ने। और अभी आपने शुरू में प्रकरण के शुरू में आपने सुनाया हमारे एक बरसाती मेंढक, बिहार के बरसाती मेंढक माननीय जो चिराग पासवान जी का बयान। बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले चिराग पासवान जी, आप दलितों के नेता हैं। जब अमित सिंह जैसे जर्नलिस्ट की चिंता है कि दलितों का वोट कटेगा, तब इस स्ट्रॉ से सत्तू पीने वाले नेता बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, दलितों की चिंता नहीं कर रहे हैं। अब बताइए कौन सा दलित जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा, जिसके पास आवासीय प्रमाण पत्र होगा, जिसके पास आवास नहीं उसके पास आवासीय प्रमाण पत्र कहां से आएगा? ठीक है शान, मैं आ रहा हूं। सैफ मैं आपके पास आता हूं, लेकिन अभी पोद्दार साहब के पास आ रहा हूं। निरंजन पोद्दार, एक बहुत रैशनल बात है कि बिहार में जो 40 प्लस की या 45 प्लस की जो आबादी है उनमें ज़्यादातर लोग अस्पताल में पैदा नहीं हुए हैं। दाई और नर्सों के जरिए घरों में बच्चे पैदा किए जाते थे। ये बात यूपी की है, बिहार की है, छत्तीसगढ़ की है, सभी राज्यों में कमोबेश 30 साल पहले 25 साल पहले प्रक्रिया यही थी। मेरे पिताजी भी घर में पैदा हुए हैं। हाँ, हमारी जो पीढ़ी थी 90 के 88 और 90 के बाद की पीढ़ी वो अस्पताल में पैदा हुई है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन पेच फंस गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है, अपेक्स कोर्ट है, सर्वोच्च संस्था है लीगल देश की। अगर वो कुछ इसमें व्यवधान करे या इसमें कुछ वो कुछ ऑर्डर करे तभी कुछ हो सकता है। लेकिन देखिए, अब केंद्र सरकार के पास संवैधानिक अधिकार है, चुनाव आयोग के पास संवैधानिक अधिकार है, ये काम तो होगा ही रहेगा, चाहे चक्का जाम हो चाहे जो हो, वो अलग है। पॉलिटिकल जो रकस है वहां पर होगा, वो मसला नहीं है, लेकिन ये तो होगा ही होगा। पोद्दार साहब, निश्चित रूप से आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जो वोटर लिस्ट है यानी कि मतदाता सूची की क्लीनिंग होनी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बहुत देश के लोकतंत्र के लिए एक हिसाब से समझ लीजिए ये रक्त बीज वाली चीज है। और इसके अंदर अगर कोई आदमी मतदान करने से चूक जाता है तो ये भी लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। और कोई अगर गलत आदमी जो इस देश का नागरिक नहीं है, यहाँ घुसपैठ गया है, वो अगर मतदान करने में शामिल हो जाता है तो भी इस देश के लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। तो इसलिए क्लीनिंग तो जरूरी है, लेकिन क्लीनिंग का जो तरीका और क्लीनिंग की जो टाइमिंग है उसके ऊपर निश्चित रूप से प्रश्न उठता है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है अमित जी, जो मेरे को बड़ी आश्चर्यचकित करती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जो करा है ये कोई ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद हमारा आयोग तो पहले तो इससे भी ज्यादा खप्ती माना जाता था। पहले तो ऐसा होता था कि जैसे चुनाव जिसको कहते हैं रस्म अदायगी, और उससे पहले मैंने तो 90 के दशक के अंदर चुनाव होते हुए देखे, जब एक एक बूथों के ऊपर बूथ कैप्चरिंग होती, बैलेट बॉक्स टूट लिए जाते थे और किस तरीके से वो चुनाव होते थे और संपन्न होते थे, और उसके अंदर भी हारा हुआ घोषित हो जाता था। वो भी 5 साल विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व करता था। हाँ, निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत सुखद विषय है कि आज राजनीतिक पार्टियां हो, आज यहाँ मतदाता हो, सब इतने जागरूक हो गए कि वो इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा पारदर्शिता की उनको आज आवश्यकता महसूस होने लगी। लेकिन इसके अंदर एक चीज आज तक मेरे मन में प्रश्न उठता है कि चाहे महाराष्ट्र के चुनाव पे प्रश्न उठा रहे हो, चाहे दिल्ली के चुनाव पे प्रश्न उठा रहे हो, चाहे तमाम चुनाव के ऊपर ये जो विपक्ष प्रश्न उठाता है, इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? इसको एग्जीक्यूट तो जो राज्य मशीनरी यानी कि जिस राज्य में चुनाव है उस राज्य की जो मशीनरी है वो इसको एग्जीक्यूट करती है। और उनका जब बैलेट बॉक्स के बैलेट वोट पड़ता है और जब बैलेट वोट की गिनती होती है तो आप देखेंगे लगभग वोट पड़ जाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए 20,000 वोट है तो 5,000 सत्ता पक्ष को और 5,000 विपक्ष को, या 4,000 6,000 इस तरीके से पड़ते हैं। तो जो 4,000 कर्मचारी विपक्ष को वोट दे रहे हैं, यानी कि विपक्ष के विचारधारा से सहमत है और वो उस प्रक्रिया में शामिल है, क्या अगर वहां पे कोई घोल मखोल है, वहां पे कोई झोल है, तो क्या वो चुप रहेंगे? आज जिस तरीके से हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के हाथ में कैमरा है, आज इस तरीके से टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है, क्या वो उस झोल को, जब मान लीजिए मैं हूं और मैं मेरी विचारधारा के खिलाफ कोई खिलाफ वाली कोई पार्टी अगर मान लीजिए कहीं चुनाव में कोई विज्ञप्ति कर रही है तो मैं उसकी वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे वायरल नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इनको ये चीज, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि बिहार के अंदर लगभग समझ लीजिए लाखों लोग इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे। क्या सारे के सारे वो भाजपा समर्थित होंगे?
तो कहने का तात्पर्य ये है कि विपक्ष को एक चीज, निश्चित रूप से विपक्ष को इन चीजों पर प्रश्न उठाना चाहिए। हम भी उनके साथ हैं, हम भी कई चीजें जो हमारे को नहीं सूट करते उस चीजों का प्रश्न उठाते हैं, आप भी उठाते हैं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव प्रक्रिया को एक आतंकित कर दिया, चुनाव प्रक्रिया के अंदर एक अविश्वास की उत्पत्ति कर दी है कि ऐसे मतलब जनता के अंदर एक नैरेटिव हो गया, चुनाव केवल एक जिसको कहते हैं केवल एक तरह की रस्म अदायगी है। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र के लिए ये भी कोई अच्छी ठीक है, ठीक है निरंजन पोद्दार, ठीक है निरंजन पोद्दार, मैं सैफ खान के पास जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई निरंजन भाई, समझ में आ गया आपका कंसर्न समझ में आ गया। सैफ खान, क्या बीजेपी का ये फैसला चुनाव में बैकफायर करने वाला है क्या? अपने हर हथकंडे इस्तेमाल करती है जीतने के लिए, चाहे वो ईवीएम का सहारा लेना हो, चाहे लिस्ट में नाम घटाने हो या लिस्ट में नाम बढ़ाने हो। निरंजन जी ने अभी जो बात सामने रखी है, मैं खुद लोगों से दरख्वास्त करूंगा और गुजारिश करूंगा कि ऐसे स्ट्रेंज को देख के कि जो बिल्कुल आउट ऑफ द वे आके अगर वोटिंग कर रहे हैं तो उसको वायरल करना हमारा काम है और हमारी नैतिक जिम्मेदारी हो चुकी है। अगर निरंजन जी का सिर्फ इसी पॉइंट की बात हो, सिर्फ इसी के ऊपर अगर फोकस था, बहुत सारे हमने ऐसे वीडियो भी देखे हैं जहां आप कोई भी बटन दबा रहे हैं तब भी जो भाजपा को वोट जा रहा है। तो हमने बहुत सारे ऐसी चीजें देखी हैं जहां टीएमडी आके फिर जो है उस मशीन को फिर चेंज करते हैं, जहां ये सब शिकायतें जो हैं। मैं आऊंगा सैफ को पूरा कर लें जी, मैं आ रहा हूं। आज सच्चाई वाली बात ये है कि जब सीवान में मोदी जी की रैली हुई तो उसमें जो है लोग तो थे नहीं, पुलिस जो है बिहार में जो एक एग्जाम्पल जो साफ जा चुका था, तो उन्होंने फिर वहां पे लोगों को जबरदस्ती जो है गवर्नमेंट ऑफिसर जो थे जबरदस्ती उनको जो है बिठवा के बुलवाया कि कहीं ना कहीं जो है पब्लिक का उनको जो है कहीं सपोर्ट नजर आई या 2-4 लोग जो है उस सीटों पे बैठ के नजर आए। उसकी वजह से आज जो है एग्जाम्पल हमें कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पे देखने को मिलता है। आज अमित जी सच्चाई वाली बात यह है कि आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है जो विश्वास नहीं किया जा रहा है वो बहुत बड़ा मेन मुद्दा है। एक पिलर है इलेक्शन कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसकी वजह से पार्टी जीत से आती है, जिसकी वजह से चाहे जीते या हारे, मगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठना जो है ये सही बात नहीं है। और अगर सही बात नहीं तो इलेक्शन कमीशन को आज सामने आना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो आके इलेक्शन कमीशन को जो है वो करें, डिफेंड करें। पर आप इलेक्शन कमीशन को जो डिफेंड कर रहे हैं, सबसे पहले तो अडानी जी को आप अडानी जी का सबसे पहले अभी आप ही के चैनल पे जो है ये करिए, खिलाफत करिए, अभी जो है बोलिए के लिए अडवाणी जी जो है वो गलत बोलते थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, जो है वो जो पहले ईवीएम के ऊपर बात थी या वोटर लिस्ट की जो बात आ रही है वो गलत है। सब चीजों के ऊपर सबसे पहले तो वो चैनल के ऊपर जो है उनका बहिष्कार करें कि नहीं भाई ये जो है ये हमारे जो पुराने नेता थे वो गलत बोलते थे। उसके बाद अब क्योंकि आप ये डिफेंड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, चाहे आप ईवीएम की बात कर लें या वोटर लिस्ट की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं इन्हें सबसे पहले तो अपना पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा कि ये किसकी तरफ है। और दूसरी चीज जो है, हमने देश में लगातार जो है ये कभी पहले, आज से पहले 2014 से कहीं पे भी आपके साथ कब्रिस्तानों में, होटलों में ईवीएम मशीनें कभी दिखी हैं या कभी एकदम ही अचानक ऐसा हुआ है कि 5 महीने में जो है 40 लाख वोटर जो है बढ़ गया हो? कौन सी ऐसी सूची में जो है नाम? भाई प्रक्रिया है आदमी बढ़ती और जनता पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसका एक नजरिया तो हमेशा है, हर जिले में है, हर विधानसभा में है कि जो भी निरंजन जी मैं आ रहा हूँ, मुझे अभी बीजेपी के पास जाना, मैं आ रहा हूँ। उसको राइट है, उसको एक राइट है जो है अपना इलेक्शन आईडी कार्ड बनवाने पर। वो ठीक है सर, ठीक है। पहले आधार को हटाने का जो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो ये या इलेक्शन कमीशन ने ये जो सामने लेके आए, सबसे पहले सवाल ये होता है कि आधार को क्यों हटाया गया है। ठीक है सर, ठीक है, मैं सवाल पूछ लेता हूं बीजेपी से। राहुल आनंद, ये बहुत वैलिड सवाल है जो सैफ खान पूछ रहे हैं और विपक्ष के और भी नेता पूछ रहे हैं कि भाई जब आधार से ही सारे कागजात बनने हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो आपका जातीय प्रमाण पत्र हो, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, ये सभी चीज़ें आधार के सत्यापन से बनती हैं। तो एक बेसिक डॉक्यूमेंट अगर आपने रख दिया होता तो मुझे लगता है कि 8 करोड़ मतदाता थोड़ा जल्दी स्क्रूटनाइज हो जाते, जल्दी एड ऑन हो जाता, जल्दी रिफॉर्म हो जाता। जो रिफॉर्म लेने की बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ज्ञानेश जी कह रहे हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं कि भाई अब 2003 से डेटा रिफॉर्म नहीं हुआ, ये थोड़ा आसान हो सकता था राहुल आनंद, मुझे लगता है। चलिए ठीक है, 11 आपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट तो जारी की है, लेकिन थोड़ा आसान हो जाता। आधार सबके पास होता है आजकल तो।
नहीं, इन्होंने नहीं जारी की है, आपका कहना इलेक्शन कमीशन ने जारी की है। लेकिन अगर हम बात करें संविधान की, अगर हम यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों अलग है, शायद ये दोनों एक नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। राहुल आनंद जवाब दीजिए। राहुल आनंद जी बोलेंगे। राहुल आनंद जवाब दीजिए। राहुल जवाब दीजिए। देखिए क्या है आपने जो कहा, और बिल्कुल सत्य बात है कि जब आधार का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है तो फिर इसको आधार क्यों नहीं बनाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं संविधान के तहत अगर चलते हैं और इलेक्शन कमीशन की पावर्स की बात करते हैं, जो मैं लगातार इस चीजों को कह रहा हूँ, तो अनुच्छेद 324 में जो चीजों को जिक्र किया गया है, तो उसमें जो अधिकार उसको मिले हैं, और आधार को लेकर सवाल उठता है जी, आधार को लेकर जहां तक प्रश्न, अगर ये अभी चैनल पे मान रहे हैं कि ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं कि आधार बनवाया गया है 50 और 100 रुपए देकर। जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र सरकार में रहते हुए सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन हटाए। अगर अभी चैनल पे मान रहे हैं इस बात को कि नहीं, आधार कार्ड जो है उसकी मान्यता। ठीक है राहुल आनंद, सैफ मैं आ रहा हूँ। राहुल आनंद प्लीज कंप्लीट करिए। राहुल सुनिए तो सही। ठीक है सैफ, मैं आ रहा हूँ। राहुल प्लीज कंप्लीट करिए। अब ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जी, जिसमें देखा गया है कि 50 से 100 रुपए देकर आधार कार्ड जाली दस्तावेज के रूप में तैयार किया जा रहा है। हाँ, फर्जी आईडी जो बनती है, उदाहरण जी, फर्जी आईडी। और इसका मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ पश्चिम बंगाल, इसका उदाहरण यूपी, इसका उदाहरण बिहार खुद भी है। बिहार की जो सीमांचल एरिया है वो खुद भी है। और मैं आपको बता दूं कि जो अप्रत्याशित तौर से जो लोगों की बढ़ोतरी हो रही है, इस पे ये कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। कभी आपने विपक्ष को सुना है क्या कहते हुए कि बांग्लादेशी घुसपैठी या रोहिंग्या आपके देश में घुसे उसको निकालो? अगर निकालने की कार्रवाई होती है तो संविधान खतरे में आ जाता है। अगर इलेक्शन कमीशन अपने अधिकार का उपयोग करता है तो लगता है कि बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है। तो ना ये 9 में है ना 13 में है। इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये जो सोचते हैं वही ये सुनना चाहते हैं और यही ये पसंद करते हैं। जो एक विस्तारवादी नीति जो विपक्ष जी रहा है उसको ये प्रज्वलित करता है, उसके दीप को ये प्रज्वलित करता है। कभी आपने सुना है क्या कि कांग्रेस के लोग और आरजेडी के लोग इसका प्रतिकार किए हो कि रोहिंग्या मुसलमान आपके एरिया में घुसे हैं, इसको निकालना अति आवश्यक है? आपने कभी नहीं सुना होगा, आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन जब हम विपक्ष आपके साथ खड़े हैं तो आप हमारा साथ दीजिए ना। उनसे पूछना चाहिए। अभी जो कह रहे हैं कि आधार कार्ड को इसलिए नहीं मान्यता दी गई क्योंकि उसके जो इलेक्शन जो लोग जिनके आधार कार्ड बने हुए वो फेक है, क्या इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है? ठीक है सैफ खान, मैं पोदार साहब के पास जा रहा हूं। सैफ, आई विल कम टू यू। आई हैव ओनली 4 मिनट्स लेफ्ट। सैफ, अमित जी हां मैं आ रहा हूं। अमित जी मैं कंक्लूड करके निकलूंगा। हां ठीक है शाहान परवेज प्लीज कंक्लूड करिए। अमित जी मूल बातें आज हम लोगों को समझने की जरूरत है कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता बन के बैठे हैं, कल मेरी एक डिबेट पे पूर्व इलेक्शन कमीशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठे थे हमारे साथ, और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे थे। उस ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब, पूर्व इलेक्शन कमीशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब ने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता बन रही है, इससे कहीं ना कहीं समाज में असंतोष की भाव और इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा हो रहा है। ठीक है। और सुन लीजिए जी शान जी, आज का मूल बात जो है अमित जी वो पूरी बिहार की जनता समझ रही है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कभी 90 के पहले की बात मैं कर रहा हूं, 1990 के पहले की बात मैं कर रहा हूं, जब माननीय लालू यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बने थे जी, तो भाजपा के द्वारा आज जो संरक्षित सामंतवादी लोग हैं वो कभी गांव में दलितों को, पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट जबरदस्ती दिलाया जाता था, बूथ लूट कर दिलाया जाता था। आज वही भाजपा संरक्षित सामंतवादी पुनः पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों के वोट पर प्रहार करने का प्रयास कर रहा है, और राष्ट्रीय जनता दल इसको आखिरी सांस तक संभव नहीं होने देगा। ठीक है हम एक बिहार के लोगों के वोट का संरक्षण करेंगे, अंतिम सांस तक संरक्षण करेंगे। जी ठीक है शान परवेज, आपके बात जो है वो पॉइंट, उसका जवाब मैं निरंजन पोद्दार से लेता हूं। उसके बाद मैं क्लोजिंग के लिए सैफ आपके पास आऊंगा। आई हैव ओनली 3 मिनट्स टू लेफ्ट। पोद्दार साहब प्लीज 1 मिनट आपको दे रहा हूं, 60 सेकंड में कंक्लूड करिए, फिर मुझे सैफ खान के पास जाना है। पोद्दार साहब। तीनों की बात पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब आप गलत बस पकड़ते हैं तो गलत स्टेशन पे पहुंचते हैं। अभी राहुल आनंद जी ने कहा कि आधार कार्ड को इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चल रहा है।
तो और आज की तारीख में पूरी की पूरी सरकार आधार कार्ड पे चल रही है, तो क्या इसको फर्जीवाड़े की सरकार मान के चले? आप ये कहना चाहते हैं? क्योंकि जो देश का टैक्स पेयर है, खजाना भरता है, वो आधार कार्ड से भरता है, और जो डीबीटी योजना जितनी भी लागू है वो सारी की सारी आधार कार्ड बेसिस है। तो इसका मतलब आपकी सरकार को सबसे पहले तो आधार कार्ड को कहीं ना कहीं बैन कर देना चाहिए, ये बात तो इनकी। दूसरी बात, अभी जो सैफ भाई कह रहे थे, मैं इसके ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, आप दोहरे मापदंड जब करते हैं ना सैफ भाई, तो कहीं किसी को वो चीज डाइजेस्ट नहीं होती। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब चुनाव आयोग हैकाथन करता है तो आपका वहां पे कोई कबूतर भी नहीं पहुंचता है, जबकि कपिल सिब्बल अमेरिका में जाकर वहां एक ईवीएम मशीन का मॉडल हैक करके दिखाते हैं। अरे भाई, आपके पास इतना बड़ा टेक्नीशियन है तो चुनाव आयोग की मशीन को पकड़ करके आप हैक करके दिखाइए। लेकिन आप जब भी डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, यानी कि अगर इलेक्शन बोर्ड की बात करेंगे तो हमारे पास जो पैसा है वो तो सही, भारतीय जनता पार्टी के पास गया तो वो सही। ठीक है पोद्दार साहब, जवाब ले लेते हैं। जवाब सुनिए, मेरे पास वक्त नहीं है पोद्दार साहब, मेरे पास वक्त नहीं है। सैफ, यू हैव ओनली 120 सेकंड्स टू गो, प्लीज रिस्पॉन्ड। सबसे पहली चीज जो है, मैंने जो ये वोटर लिस्ट से नाम हटवाने की या महाराष्ट्र की या दिल्ली की बात करें, इसमें खुद जब फॉर्मर कमिश्नर एस.वाई. कुरैशी साहब से पूछा गया तो वो कह रहे हैं गलत हो रहा है। ये तो कुरैशी साहब कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि यहाँ पे बैठ के चैनल पे स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट नहीं है कि हमने आधार को इसलिए इंक्लूड नहीं करवाया क्योंकि इसमें धांधलेबाजी हुई। ये यहाँ पे खुद भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। ये तो सबसे पहले तो देश के सामने ये स्टैंड ये भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया कि जो है वोटर आईडी, ये आधार कार्ड जो है वो इसलिए नहीं शामिल किया गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी ने ये आदेश दिए थे। तो इसका मतलब ये था कि आदेश जो है भाजपा ने पहुंचाए थे। और रही अब मैं निरंजन जी की बात करूं, जो है निरंजन जी, सबसे पहले जो है आप एक्सपर्ट हैं, आप जानते हैं कि हमारे देश में जब ईवीएम आई थी, आज हम विपक्ष में, अगर हमने कुछ ऐसा खेल किया होता तो आज विपक्ष में कभी आते ही नहीं। और इसी की वजह से जब इलेक्शन ईवीएम के ऊपर हम ये बात करते हैं तो उन देशों ने जिन्होंने ईवीएम बनाई है उन्होंने बैन कर दी। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा कि हम बैलेट पेपर से आते। ठीक है सर। और भाजपा भी जो है वो पहले अगर चाहती थी तो आज उसे जो है सर बिल्कुल वक्त नहीं है। ठीक है, हमने देखा है कि हर जगह ईवीएम जो है बिक्री पड़ी है साहब, जो है बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सच्चाई वाली सैफ, बिल्कुल वक्त नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राहुल आनंद बीजेपी प्रवक्ता, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहन परवेज आरजेडी का रुख रख रहे थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और पोद्दार साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समझिए, बहुत सारी बातें कहनी नहीं होती हैं, वो समझ में आ जाती हैं। बीजेपी ने, चुनाव आयोग ने जो फैसला केंद्र सरकार ने लिया, जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, उनका अपना तर्क है, लेकिन बिहार का भी अपना तर्क है। बिहार भी राजनीति को समझता है और राजनीति करता है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।